Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hello to everyone. Welcome. Be active and start your lecture. That is the first lecture of Advanced Electronics. उसका जो heading है that is Operational Amplifier. कि what is operational amplifier? Operation mean any mathematical logic, either multiplication, division, subtraction, addition, integration, differential, or any, you may say, quantum mechanics operator. Amplifier, it is the practical form of amplifier which is used to implement mathematical formulas कह लें, mathematical logics कह लें, mathematical operators कह लें. यानी कि ये एक ऐसा एम्पलीफायर है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके ज़रिए आप कोई भी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, प्रोसेस है, ऑपरेटर है, उसको आप प्रैक्टिकली जो है एवरीडे लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हैं कि किस तरह हम एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कोई फंक्शन है तो कैसे प्रैक्टिकली हम उसका इंक्रीजिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट मालूम करेंगे. जैसे बाय डिफरेंशिएशन आप मैथ में करते हैं तो उसके लिए हम यहाँ डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाएंगे. इंटीग्रेशन के लिए हम IC इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर बनाएंगे. एडिशन के लिए हम एडर बनाएंगे. इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो हम मतलब कह लें कि डिफरेंशिएटर बनाएंगे. उसके लिए क्या बनाएंगे? डिफरेंशिएटर उसके लिए भी बनाएंगे. और जितने भी मैथमेटिकल अमल है उसके लिए हम एक प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाएंगे. जैसे आप कैलकुलेटर या कंप्यूटर में जिसको इस्तेमाल करके कोई भी जब मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल करते हैं तो समझ लो उसके पीछे जो डिवाइस लगी हुई है जो वो काम सर अंजाम दे रही है, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. एन एम्पलीफायर विच गिव्स फिजिकल प्रैक्टिकल यू में से हार्डवेयर ऑफ, यानी वो जो सॉफ्टवेयर है उसका जो हार्डवेयर है जिससे हम वो अमल करते हैं उस लॉजिक का, दैट इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. मतलब अगर आप फर्ज करें कि 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हकीकत में हम करते क्या हैं? करते ये हैं कि एक एम्पलीफायर लेते हैं कॉमन एमिटर की सूरत में, ये बेस होता है उसका, तो यहाँ हम एक सिग्नल पीछे एक सेल लगाते हैं और उसके आगे ऐसी रेजिस्टेंस सेट करते हैं कि जो IB की कीमत है, IB फर्ज करें ये बैटरी VBE है तो वो आ जाएगा या VB है तो ये VB ओवर RB हम इतनी इसकी कीमत एडजस्ट करते हैं कि जो IB की कीमत है वो 5 कह लें कि मिली एम्पियर हो जाए. अब आपके वो जो स्क्रीन है कैलकुलेटर की वो एक किस्म का मिली एमीटर है. ये IB जब इसमें से गुजरेगा तो ये 5 शो करेगा. समझ लें कि आपने जब 5 का बटन दबाते हैं 5 का हिस्सा लिखने के लिए तो हकीकत में आप IB और RB की कीमत उसके पीछे इतनी एडजस्ट करते हैं कि वो 5 मिली एम्पियर करंट जनरेट करे. ये सिग्नल आ गया. अब जब आप इनटू का बटन दबाते हैं तो वो इस ट्रांजिस्टर के गेन से कनेक्ट हो जाता है. ट्रांजिस्टर का गेन जो है बीटा, फिर आप जो भी हिस्सा दबाएंगे ट्रांजिस्टर का गेन उतना हो जाएगा. तो फिर अगर जब आपने 7 का हिस्सा दबाया तो ये समझ लो कि एम्पलीफायर जो है इसका गेन 7 सेट हो गया.
अब ये जो आउटपुट करंट देगा आईसी, वो आपको पता है कि किसके इक्वल होता है? वो होता है बीटा इंटू आई बी। तो बीटा 7 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 35 मिली एम्पियर करंट आ गया आउटपुट में आईसी। अब जब आप इक्वल का निशान दबाते हैं कि भाई आपने इस तरह किया कि 5 इंटू 7 दबाया, इससे उसका इनपुट पैदा हुई, इसलिए उसका कनेक्शन हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, 7 उसका गेन एडजस्ट हो गया। और जब इक्वल टू 35 इक्वल दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन इनपुट की बजाय आउटपुट पे चली जाती है। तो वहाँ वो आईसी शो करती है जिसकी कीमत कितनी होगी? 35। तो आप समझ लेंगे 35 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। तो हकीकत में जो पीछे जिसने सारा ये काम सर अंजाम दिया है वो एक कॉमन एमिटर यानी करंट एम्पलीफायर है, जिसने 5 के हिस्से को 7 गुना बढ़ा के आपको पेश कर दिया। तो बेटा ये एक एग्जाम्पल मैंने दी है। इसी तरह हर अमल के लिए एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिफरेंशियल हो, या कह लीजिए कि इंटीग्रेटर हो, उसके लिए हम एक मखसूस अंदाज में इसको सेट करते हैं। यानी जितने भी अमल है वो हमने एक एम्पलीफायर के जरिए ही सारे अंजाम देने हैं। मतलब अगर आप कहेंगे हमने डिवाइड करना है, तो जब आप डिवाइड का बटन पुश करते हैं ना तो गेन्स इन्वर्स हो जाता है। वो 7 की बजाय क्या आ जाएगा? 1/7। और अब जो आउटपुट होगी वो इतने हिस्से करंट बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा, और ये आपको शो करेगा कि हाँ आपने 7 से डिवाइड कर लिया है। जब आपने ऐड करना है तो हम यहाँ आई बी के 3 या 4 कंपोनेंट रखते हैं, तो वो उतने करंट ऐड होके आगे जाके टोटल करंट जो है वो हमें हासिल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए हम हर किस्म का मैथमेटिकल अमल जो है वो शो करते हैं। इसलिए हमने इसका नाम, यानी सारा आपका जो कंप्यूटर है उसका 90% जो है वो इसी पर डिपेंड करता है। अब हमने फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो डेफिनेशन लिखी है वो मैंने आपको लिखा दी है कि वो क्या डेफिनेशन है। तो हम इसको यूँ कहेंगे कि भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट मैथमेटिकल लॉजिक। हम कहेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस which is used किस काम के लिए? टू इम्प्लीमेंट, which is used टू इम्प्लीमेंट मीन अमली तौर पर अप्लाई करना, which is used to implement mathematical लॉजिक्स कह लें और ऑपरेशंस। कोई भी इसके जरिए हम मैथमेटिकल अमल जो है वो अमली तौर पर परफॉर्म कर सकते हैं। जो इसके बनाने का तरीका क्या है कि ज़ाहिर है कि कोई मैथमेटिकल एक अमल नहीं है, हज़ारों अमल हैं। तो हर एक के लिए हमने एक अलग जो ट्रांसिस्टर है वो इस्तेमाल करना है। तो इसमें हम फिर जो एक एलिमेंट बनते हैं वो एक नहीं होता,
बल्कि वो ज़रूरत के मुताबिक 1, 10, 100, 1000 बहुत ज़्यादा भी हम जो ट्रांसिस्टर्स हैं उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम एक, जिस तरह आप किसी कवर चढ़ाते हैं प्लास्टिक का किसी आइडेंटिटी कार्ड, जिस पे हम एक प्लास्टिक की शीट के अंदर ये ट्रांसिस्टर जो एक तरफ बेस बाहर होता है, एक तरफ एमिटर, यानी एक तरफ इनपुट, बाकी हिस्सा जो है उसका अंदर कवर होता है। ठीक, तो ये समझ लो कि उसका इनपुट और आउटपुट वाली लीड जो है, यानी एक बेस और एक एमिटर, वो हम बाहर रख के बाकी उसके अंदर सारा जो है वो कवर कर लेते हैं। एक तरफ ये इनपुट पिन्स कह लें, इनपुट पिन्स, इनपुट पिन का मतलब यह है कि ये बेस की लीड्स होती हैं सारी। दूसरी तरफ जो है वो हम कहेंगे आउटपुट पिन्स, आउटपुट पिन्स, वो जो आपने उधर एमएससी के प्रैक्टिकल में भी देखी थी। बाकी सारे जो है वो अंदर कवर होती हैं और ज़रूरत के मुताबिक हम यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कोई भी हम इनकी तादाद जो है वो उसकी रेंज पर डिपेंड करती है कि हमने इसके ज़रिए कौन कौन से अमल जो है वो करवाने हैं। तो ये इसकी फिर डेफिनेशन की जो कंस्ट्रक्शन होगी हम ये कहेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ट्रांसिस्टर्स enclosed in a capsule of plastic with input and output pins emerging out, with input and output pins जो हैं they are emerging out, कि सिर्फ उसके इनपुट और आउटपुट पिन्स जो हैं वो बाहर नज़र आएंगी। पिन्स हम यानी इसकी कंस्ट्रक्शन यूँ लिखेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हम कह रहे हैं कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ, इसमें एक नहीं सेट है, यानी इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ ट्रांसिस्टर्स मतलब ट्रांसिस्टर का आपने पढ़ा था कि मेजर यूज है दैट इज ऑफ एम्पलीफायर, सेट ऑफ ट्रांसिस्टर्स इन ए प्लास्टिक कवर कह लें या कैप्सूल कह लें, प्लास्टिक कवर और कैप्सूल विद यानी इनपुट पिन्स, क्या लेगा जी, कैप्सूल प्लास्टिक विद इनपुट एंड आउटपुट पिन्स एंड आउटपुट पिन्स emerging आउट, वो बाहर आपको इसको हम IC भी कहते हैं, जिन्हें या कह लें कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ IC, इट इज इन द फॉर्म ऑफ it is also called IC. IC means integrated circuit. इंटीग्रेटेड सर्किट, हम ये कहेंगे कि ये इंटीग्रेटेड सर्किट भी हम इसको कह सकते हैं सर्किट की सूरत में। अब बेटा जी हमने ये देखना है इसका सिंबल क्या है।
ठीक। इसका बेटा जो सिंबल ये होता है मतलब कि इसको ये इसके कंस्ट्रक्शन का सिंबल है, लेकिन सर्किट सिंबल जो होगा सर्किट सिंबल, यानी सर्किट में हम इसको यूं ज़ाहिर करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये कम से कम 2 इनपुट शो करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये एक आउटपुट शो करेंगे, ये ओ आउटपुट, ये आउटपुट पिन है, और ये दोनों इनपुट पिन है। इस तरफ जितनी भी होंगी वो इनपुट पिन्स होंगी। ये इसकी ऑपरेटिंग बैटरी, ये जो इसको हमने लगानी है, यानी ये कलेक्टर पर लगेगी, इधर प्लस VCC इसको लिखेंगे, इधर माइनस VCC लिखेंगे। अमूमन इसकी जो रेंज होती है वो 12 to -12 वोल्ट होती है, ठीक। तो ये इसका सर्किटल सिंबल है कि ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस होती है और ये इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस होती है। इसको किसी बुक में इसको R1 से ज़ाहिर करते हैं, किसी में इसको RI से। I मीन इनपुट यानी RN, ठीक। और अगर इसको R1 से ज़ाहिर करेंगे, इसको R2 से, या इसका दूसरा सिंबल जो होगा तो वो RI है, तो इधर फिर दूसरा सिंबल इसको बाद में होता है RF फाइनल या R आउटपुट, ठीक। ये बैटरी का अलग टर्मिनल होता है। तो ये है बेटा जी इसका कंप्लीट सर्किटल सिंबल। ये हम इस लीड को इन्वर्टिंग लीड कहते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग लीड, इसको हम क्या कहेंगे जी, ये इन्वर्टिंग, तो ये नॉन इन्वर्टिंग नीचे आ जी, ये आगे इसकी तशरीह है, और ये इन्वर्टिंग। तो हम ये इसका ये सर्कल सिंबल है, हम ये कहेंगे कि दिस सिंबल इज एज शोन इन दी फिगर। इट हैज मिनिमम 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। द इनपुट्स आर मार्क्ड एज प्लस एंड माइनस। तो हम ये कह लेंगे कि इसका सिंबल को कैसे लफ्ज़ों में लिखेंगे, हम कहेंगे कि इट यानी इट सिंबल इज एज शोन इन द फिगर। तो ये चले मैंने बोल दिया कि 1 जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सिग्नल को इन्वर्ट करने का काम देगी और एम्पलीफाई का भी। ये आगे हम तशरीह करेंगे कि वो कैसे, यानी इसको, और ये जो होगी ये नॉन इन्वर्टिंग की जो है वो तशरीह करेगी। इसका मतलब फिर इसकी टाइप कितनी हो गई, ऑपरेटिंग टाइप इसकी 2 हो गई, ठीक। टाइप्स, ऑपरेटिंग टाइप्स। यानी आप एट ए टाइम इन दोनों में से एक इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसको सिग्नल देंगे तो ये जो सिग्नल होगा, इधर जो भी सिग्नल है, फर्ज करें कि ये एक वेव है, 1 क्रस्ट है, 2 ट्रफ है, उस वक्त हम इसको ग्राउंड कर देंगे कि ये कोई रोल अदा ना करे। तो फिर जो हमें आउटपुट हासिल होगी वो इस तरह होगी, उसके ऑपोजिट।
कि 1 क्रस्ट से ट्रफ बन जाएगा और 2 ट्रफ से जो होगा वो क्रस्ट बन, यानी बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाएगा 180 डिग्री। इसलिए हमने इसको कहा कि इसने सिग्नल को रिवर्स भी कर दिया और उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ा दिया। तो फिर इसकी दो प्रॉपर्टी हो गई, इन्वर्टिंग द सिग्नल एंड एम्पलीफाइंग। इसका नाम होगा फिर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग है, उस वक्त इस अमल को इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन और इस डिवाइस को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहेंगे। जब आप इस लीड को इस्तेमाल करेंगे, यानी सिग्नल इधर देंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे, तो फिर बेटा जी जो आउटपुट होगी उसकी डायरेक्शन सिमत चेंज नहीं होगी। वो उसी तरह अगर 10 गुना बड़ा है तो क्रस्ट ही रहेगा, ट्रफ ही रहेगा, जिसको कहेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कि एम्पलीफाई किया है लेकिन इन्वर्ट नहीं किया, यानी दो अमलों में से एक अमल हुआ है एम्पलीफिकेशन का, लेकिन उसका फेज चेंज नहीं हुआ। तो बेटा ये इसकी दो टाइप्स हो गई। कौन कौन सी फिर? यानी एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लीड 1, ये जो लीड है ऊपर वाली, ये इन्वर्टिंग का काम हो गई, यानी कह लें कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, यानी इन्वर्ट भी करेगा, एम्पलीफाई भी करेगा। दूसरा जो होगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्ट नहीं करेगा लेकिन एम्पलीफाई ज़रूर करेगा। तो ये था बेटा इसकी दो टाइप्स। अब हमने इन दोनों की अलग अलग जो है कैलकुलेशंस करनी है, इसके फार्मूले ड्राइव करने हैं। अब ये जो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से इसकी टाइप होती हैं, जिस तरह डायोड देखा था कि उसकी 3 टाइप थी, आइडियल, फिर प्रैक्टिकल, फिर जनरल। तो यहाँ पे हमने इसकी 2 टाइप सिर्फ कंसिडर करनी है, एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एक प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और दोनों की करैक्टरिस्टिक जो है वो पहले अलग अलग आपने स्टडी करनी है। तो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर वो कहे शॉर्ट क्वेश्चन में कि राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, राइट characteristics of operational amplifier of an ideal operational amplifier। आप एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक्स लिखें। तो बेटा जी ये आपने उसकी 6 करैक्टरिस्टिक्स लिख देनी है, यानी आंसर में आपने उसकी characteristics of an ideal नंबर 1, जो इसकी इनपुट रेजिस्टेंस है दैट मस्ट बी इनफाइनाइट,
यानी इट हैज इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, कह लें आर इम्पीडेंस। आप कहेंगे ये इनपुट और इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस तो सिर्फ ये होती है कि नहीं, लेकिन जब हम इसके साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगा लेंगे तो फिर कंबाइंड जो होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, इम्पीडेंस, क्योंकि इसको तो आर से और इसका सिंबल फिर जेड होता है, यूनिट ओम ही होता है। और ये इसकी इनपुट रेजिस्टेंस से मुराद क्या होगी, इनपुट रेजिस्टेंस से मुराद होगी कि ये जो इनपुट लीड्स हैं दोनों, इनके दरमियान जो अंदरूनी रेजिस्टेंस है उसके अंदर, दिस इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज नोन एज इनपुट रेजिस्टेंस। इन्फिनिटी तब होगी अगर इनके दरमियान गैप आ जाए, कोई चीज़ हम कनेक्ट ना करें, क्योंकि गैप यहाँ से जिस तरह तार टूट जाए, गैप की रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन्फिनिटी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी वो ये होनी चाहिए कि दैट इज इनफाइनाइट ओपन लूप गेन, इसका गेन जो है वो इन्फिनिट होना चाहिए, इनफाइनाइट ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन को हम ज़ाहिर करते हैं ए ओ एल, ए गेन का, ओ ओपन का और एल लूप का। अमूमन ये इसका होता है, या ऐसे लिखते हैं जी गेन ओ एल। ए का मतलब एम्पलीफिकेशन फैक्टर, वो भी वही होता है कि कितने गुना एम्पलीफाई हुआ है, उसी को आप गेन कह लें। गेन बोलेंगे तो लफ्स जी आ जाएगा उसका लेटर, और अगर एम्पलीफिकेशन फैक्टर बोलेंगे तो फिर ए आ जाएगा। बरकत ये दोनों सिंबल चलते हैं गेन के लिए। तीसरा ये है कि इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पास बैंड, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पास बैंड, यानी इसका मतलब ये होगा, भी इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी बैंड। इसका मतलब ये है कि सिग्नल की कोई भी चाहे फ्रीक्वेंसी हो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हर एक को इक्वली डील करे, वरना हर एम्पलीफायर जो उसकी एक लिमिट होती है, कोई लो फ्रीक्वेंसी को डील करता है, कोई हाई को, कोई इंटरमीडिएट को, लेकिन जो आइडियल है वो सब को ही डील करता है, आइडियल इसलिए उसका नाम है। तीसरा चौथा ये है कि इसका गेन स्टेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई बरूनी फैक्टर की वजह से एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़े या कोई आप कंपोनेंट चेंज करें तो उससे इसके गेन पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हम कहेंगे कि कांस्टेंट और स्टेबल गेन, और स्टेबल गेन which is not affected by any external condition, that is not affected by any, यानी कह लें कि सराउंडिंग कंडीशंस चेंज, any change in components of circuit or room temperature, यानी
कि कोई भी इसके अंदरूनी पुर्जा चेंज करे उस डिवाइस का, या बैरूनी टेम्परेचर चेंज करें या कोई प्रेशर चेंज करें, तो उससे इसके गेन पर कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। नंबर 5, हम ये कहेंगे कि ज़ीरो इनपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। आउटपुट क्या है? ज़ीरो इनपुट, ज़ीरो आउटपुट इम्पीडेंस, उसका ज़ीरो आउटपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस। छठा, यानी इनपुट इन्फिनिटी इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट लीड की जो रेजिस्टेंस हो वो ज़ीरो हो। आइडियल ग्राउंड कंडीशन किसमें, ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। आइडियल ग्राउंड यानी कंडीशंस, ताकि जिस टर्मिनल को हम ग्राउंड करें उसका पोटेंशियल 100% श्योरिटी के साथ ज़ीरो हो। यानी ये ना हो कि किसी जो ग्राउंडेड में कुछ लीक हो या दूसरा, तो हम ना वो वर्चुअली ग्राउंड हो और ना वो पार्शली ग्राउंड हो, बल्कि 100% ग्राउंड हो। अब आपको पता है कि ये जो आइडियल ट्रांजिस्टर है, आइडियल जिसके साथ भी लफ्ज़ आ जाए, इसका मतलब प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि जो लेबॉर्ट्रियों में आपको मिलता है, जो हम आम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल करते हैं अमली तौर पर, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है। हम कहेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अगर वो कहेगा शॉर्ट क्वेश्चन 2 कि राइट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कि जो प्रैक्टिकली यानी आम जो हम बाज़ार में या कंप्यूटर में या लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो आइडियल तो नहीं होते, लेकिन वो प्रैक्टिकल होते हैं। उसमें ये हम 100% वो क्वालिटी तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या हमने करना है कि ये क्या उसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस यानी वही वेरी हाई, यानी हम उसको इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते, लेकिन इट शुड बी वेरी हाई, कि वो जो रेजिस्टेंस है बिटवीन इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स, कि ये कहा था कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम, इन द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम। तो हम ये कहेंगे नंबर फर्स्ट कि द रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल, यानी इसकी ये है पहले क्या, इट इज दी, अभी काफ़ी टाइम है, इट इज दी रेजिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इनपुट्स। It should be very
हाई, इसलिए सो दैट नो करंट शुड फ्लो फ्रॉम वन लीड टू द अदर, सो दैट नो करंट should flow between them। यानी इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, यानी इट इज इन द ऑर्डर ऑफ, कह लें कि फ्यू मेगा ओम्स, ठीक, यानी इसकी वैल्यू कह लें इन should be several मेगा ओम, कह लें कि एम, ये इसकी ओम की निशानी है, ठीक, मेगा ओम। दूसरा आउटपुट रेजिस्टेंस, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो वेरी लो, यानी ये लफ्ज़ बना है इधर इनपुट की बजाय आउटपुट और हाई की बजाय लो। आउटपुट रेजिस्टेंस वेरी लो। आउटपुट रेजिस्टेंस होगी कि जब हम यहाँ करंट देते हैं तो ये ग्राउंडेड लीड और आउटपुट के दरमियान, यानी इट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ग्राउंडेड एंड आउटपुट लीड, तो इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस की वो लेस देन 100 ओम, यानी जितनी कम कर सकते हैं करें, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी जो है रेजिस्टेंस। फिर क्योंकि ज़ीरो होनी भी मुमकिन नहीं है और इन्फिनिटी होनी भी मुमकिन नहीं है, इसलिए हम जो प्रैक्टिकल लिमिट है उसके लिए वेरी हाई, इसके लिए वेरी लो। फिर हम ये कहेंगे ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन यानी AOL। ये ज़्यादा कि हमने आइडियल के लिए लिखा था इन्फिनिटी, लेकिन अमली तौर पर हम इन्फिनिटी तो नहीं कर सकते, लेकिन इसकी कीमत वेरी हाई होनी चाहिए, कम से कम यानी हंड्रेड्स में होनी चाहिए। यानी अमूमन जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें 500 से 1000 तक इसकी कीमत जो है वो होती है। AO गेन आपको पता, ओपन लूप गेन का फार्मूला क्या होगा कि ये दोनों जो इधर सिग्नल देंगे V प्लस V माइनस, ये इनपुट बन जाएगा और इसका ओपन लूप का मतलब कि आउटपुट में कोई चीज़ आपने नहीं लगाई, ये आपकी V होगी, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इनपुट होगा, तो आप कहेंगे तो वो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी आउटपुट की कीमत आ गई VO और इनपुट की कीमत आ गई V प्लस माइनस V नेगेटिव। इट शुड बी वेरी हाई इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कह लें कि थाउजेंड्स, यानी कम से कम 10 की पावर, बेहतर होता है कि ये हो इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 5। यूनिट इसका कोई नहीं होगा क्योंकि अगर इनपुट करंट है तो आउटपुट भी करंट है, इनपुट वोल्टेज है तो आउटपुट भी वोल्टेज है, और दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो ये था बेटा उसके शॉर्ट क्वेश्चन। अब लास्ट में वो दे देता है कि भाई आप एक्सप्लेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड derive the expression for its gain, and explain an inverting amplifier and
इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर इट्स गेन। तो बेटा ये अब हमने ये देखना है कि ये इसको हम एज ए नॉन इन्वर्टिंग कैसे इस्तेमाल करेंगे। कि ये फर्ज करें वही सिंबल बनाएंगे, ये बैटरी यहाँ पे जाएगा, ये इनपुट लीड है, ये आउटपुट लीड इनपुट, ये आउटपुट, ये वीओ, ये इसकी रेजिस्टेंस हमने लगाई करंट को कंट्रोल करने के लिए R1, और ये हमने आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाई R2 आ गए। ये हाई होती है और ये उसकी निस्बत, ये देखिए ये आगे देखिए। अब हमने ये यहाँ वो बैटरी लगाई, ये लीड है बैटरी के लिए प्लस VCC, ये माइनस VCC। अब आपने जब एज इन्वर्टिंग इस्तेमाल करना है तो ये हम सिग्नल इसको फीड करते हैं। सिग्नल जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और ये कोई आती हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है। इसको हम ग्राउंड शो कर देंगे, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉइंट। अब फर्ज करें कि ये इनपुट करंट आ रहा है, इसको हम डिनोट करेंगे सिग्नल करंट I1, और ये जो करंट है इसको हम डिनोट करेंगे I2 से। ये वोल्टेज VO यहाँ इसका ग्राउंड है, तो इसका मतलब कि ये V पॉजिटिव की जो वोल्टेज होगी उसका सिंबल V दैट इज इक्वल टू 0। और आपको पता है कि इसके दरमियान कोई नहीं है, तो ये कोई करंट ना हो तो ये सारा ज़ीरो होगा, तो ये अर्थ के कनेक्शन की वजह से ये पूरी साइड ज़ीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट पर जिसका ये V नेगेटिव का मतलब ये ना समझे कि नेगेटिव वोल्टेज, बल्कि वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल कीमत कोई भी हो सकती है, तो ये दोनों कीमतें ज़ीरो हैं। अब इधर से जो सिग्नल्स की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हम ये कहेंगे कि इसमें ये हमने ग्राउंड कर दिया, इसको सिग्नल दे दिया, तो ये पॉइंट O जो है यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। पहले I1 की कीमत निकालें, यह फर्ज करें जो सिग्नल दे रही है वोल्टेज वो VI है, और अगला पॉइंट यहाँ कनेक्ट किया हुआ है उसकी वोल्टेज 0 है, ये 0 वोल्टेज। तो जो I1 की कीमत होगी, अगर ये इस तरह दो लीड हो, यानी उसके दोनों तरफ अगर किसी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल हो और उसकी कीमत हो R रेजिस्टेंस की, I की कीमत निकलती है जिधर से करंट जा रहा है वो हाई वोल्टेज है, जिधर जा रहा है वो कम, V1 माइनस V2 ओवर R। अब यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। I1 की कीमत आ जाएगी VI माइनस V नेगेटिव, यानी जो भी पोटेंशियल वहाँ होगा डिवाइडेड बाई R1। और ये हमें पता है कि जो V नेगेटिव उस पॉइंट पर पोटेंशियल है वो 0 है ओवर R1, और इसकी कीमत जो हो गई दैट इज VI ओवर R1 ओम लॉ से। अब हम इसी तरह I2 की भी कीमत निकालेंगे, वो इधर से उधर जा रहा है, यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है V नेगेटिव, उधर V0। तो जो I2 की बेटा की कीमत आएगी वो फिर यूं आ जाएगी, I2 इज इक्वल टू V नेगेटिव माइनस VO डिवाइडेड बाई
R2। तो हम ये कहेंगे V नेगेटिव, फिर 0 रख लो, 0 माइनस V2 ओवर R2। तो बस I2 की जो कीमत निकल आई माइनस V0 ओवर R2, ये कीमत हो गई I2 की। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान पॉइंट O पे यहाँ ये मिलते हैं, क्या रिलेशन है। तो वहाँ हम क्रिचफ्स करंट रूल इस्तेमाल करेंगे, क्रिचफ्स करंट लॉ, के क्रिचफ का करंट का ये लॉ, और वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। उसमें फिर आने जो करंट जा रहा है ये पॉजिटिव और जो निकल रहा है वो नेगेटिव। ये हम इसको यूं कहेंगे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। पॉइंट O पे आने वाला करंट I1 पॉजिटिव, लीव करने वाला नेगेटिव। या हम इसको उसी साइड पर ले जाके ये कह सकते हैं I1 इक्वल टू I2। अब हम I1 और I2 की कीमतें रखेंगे जो अभी हमने ड्राइव की हैं। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2, तो बेटा जी I1 की कीमत आपने निकाली थी VI ओवर R1, I2 की कीमत थी माइनस VO ओवर R2। अब इससे गेन कैसे निकालेंगे, गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ यानी वोल्टेज गेन, दूसरे लफ्जों में वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर, तो वो होगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये आ जाएगा इसको आप यहाँ ले जाएं, इसको वहाँ ले जाएं, वो आ जाएगा VO ओवर VI माइनस इक्वल टू R2 ओवर R1, या G इज इक्वल टू माइनस दूसरी साइड पर ले जाए R2 ओवर R1। तो ये बेटा जी इसका गेन आ गया। ये R2 नेगेटिव साइन वो शो करता है कि आउटपुट विल बी अपोजिट टू इनपुट, आउटपुट विल बी अपोजिट। वो कैसे हमें पता ना कि फिर जो ये होगा कि अपोजिट, तो इससे हमें पता चलेगा कि उसने फेज इन्वर्ट कर दिया है। तो ये था बेटा कि किस तरह हमने कैलकुलेट करना है गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, यानी फिर दोबारा सुन लें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम सिग्नल अप्लाई करते हैं नेगेटिव लीड पे, इसको ग्राउंड कर देते हैं ताकि इसका पोटेंशियल इस साइड का 0 हो जाए, फिर करंट अंदर के बजाय सिर्फ बाहर से गुजरेगा। इधर सिग्नल दिया VI, तो जो करंट होगा वो VI ओवर R1, आउटपुट करंट होगा V नेगेटिव माइनस VO ओवर R2। तो फिर उसकी कीमतें कैलकुलेट करके हम फर्ज करें कि आप कहते हैं कि हमने 1000 गेन मतलब 500 गेन बनाना है, तो फर्ज करें इसकी कीमत आप रखते हैं 100 और इसकी कीमत आप रखते हैं 5 गेन, चलो किलो के लिहाज से इसकी कीमत 2K रखते हैं और इसकी कीमत जो है दैट इज इक्वल टू 14K। तो ज़ाहिर है इसका गेन कितना आ जाएगा 14K डिवाइडेड बाई 2K, तो वो 7 हो जाएगा। तो वही जैसे कहा था वो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस तरह अगर वो 8 गुना ज़्यादा इससे तो 8 गुना आउटपुट ज़्यादा होगा
और आप इससे कोई भी ऑपरेशन R1 और R2 की कीमतें एडजस्ट करके अपनी मर्जी से इसका गेन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब बेटा आ जाएगा नॉन इन्वर्टिंग। एक्सप्लेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इसमें बेटा करना सिर्फ क्या है, फिगर यही रहेगी, सिर्फ फर्क ये करेंगे कि अब वो जो सिग्नल वोल्टेज है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे ऐसे, यानी वो सिग्नल VI जो सिग्नल सोर्स है वो यहाँ आ गया, सिग्नल सोर्स, और ये लीड जो है ये अर्थ हो गई। ठीक, ऐसे करके शो कर दें, अर्थ हो गए। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो V पॉजिटिव है वो V और V नेगेटिव भी वो उस सिग्नल के बराबर हो जाएगा, दैट इज VI। क्योंकि ये लीड यहाँ तक इसका असर जाएगा। तो बेटा फिर आप उसी तरह ये करंट I1 वो I2 पॉइंट O पे हम उसी तरह ये कंडीशन I1 की अब कीमत क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस V नेगेटिव ओवर R1, दिस इज इक्वल टू 0। मैं जो नेगेटिव है वो किसके इक्वल हो गया, VI के इनटू R1। तो बेटा जी अब I1 की कीमत जो है वो आ गई माइनस VI ओवर R1। I2 की उसी तरह ही कीमत रहेगी, वही V नेगेटिव माइनस V पॉजिटिव डिवाइडेड बाई R2। ये नेगेटिव जो है ये आ गया VN माइनस V, सॉरी ये VO माइनस क्या लेंगे VO डिवाइडेड बाई R2। यह इसको ऐसे लिख लें, VN ओवर R2 माइनस VO ओवर R2 अलग अलग करके। तो ये बेटा जी कीमत आ गई I2। अब हम वही क्रिचफ्स रूल्स पॉइंट O पे अप्लाई करेंगे तो इसका गेन कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन में हम कहेंगे यूजिंग KIL, दैट इज सिग्मा I इक्वल टू 0। उसी तरह I1 माइनस I2 इक्वल टू 0 या I1 इक्वल टू I2। ठीक, I1 की कीमत आ गई आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। I1 की कीमत आ गई माइनस VI ओवर R1। I2 की कीमत जो होगी वो VI ओवर R2 माइनस VO ओवर R2। अब हम ये VO वाली टर्म लेफ्ट पे ले जाएंगे और इसको राइट पे ले जाएंगे। तो कैलकुलेशन में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा क्या होगा, VO इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगी R2, ये VI ओवर R2
प्लस VI ओवर R1। वो राइट से आप VI कॉमन निकाल लो, VI तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 प्लस 1 ओवर R1 VO ओवर R2। अब हम VI को यहाँ ले आएंगे, R2 को वहाँ ले जाएंगे। अगले स्टेप में फिर हो जाएगा, कह लें कि भाई VO ओवर VI R2 इंटू 1/R2 प्लस 1/R1। या अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस, पहले R2 कैंसिल हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1। पास इसका गेन जो है वो आ जाएगा 1 प्लस R2 ओवर R1। तो ये बेटा जी इसका गेन आ गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वो टाइप आपको बता ही दिया कि इसमें क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो ये था बेटा दोनों जो आपने पढ़ना था, यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक, इसकी जो कैसे हम कहेंगे कि इसकी कन्फर्मेशन ये होती है, फॉर कन्फर्मेशन कि दोनों का गेन का सम जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। कन्फर्मेशन टोटल गेन जो है दैट इज इक्वल टू गेन ऑफ an inverting operational amplifier plus gain of non-inverting amplifier। वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। अब हम देखते हैं कि क्या ये ठीक है कि नहीं, कि G इज इक्वल टू G1 प्लस G2। G1 जो है गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो हमने निकाला था, माइनस R2 ओवर, यानी माइनस है, हाँ जी, R2 ओवर R1, और इसकी कीमत थी 1 प्लस कह लें कि R2 ओवर R1। ये आपस में कैंसिल हो गए और गेन 1 के इक्वल आ गया। ये था कि किस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि शो दैट या कन्फर्म दैट टोटल गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके से बेटा जी ये दोनों आपने जो भी है एक्सप्लेन करना है। थैंक यू वेरी मच।